बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर लास्ट टाइम हम लोगों ने इनैनिक रेडियाई डिस्कस किए थे। आज उसी चैप्टर में आसान सा टॉपिक है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी तफसीलन सच पढ़ा हुआ है, बल्कि आज के ऑलमोस्ट टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, बहुत इजी हैं, तो जो करनी है गौर कीजिएगा। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one or more electron from the valence shell of isolated gaseous atom to form positive ion। गैसियस एटम के वैलेंस शेल से, बैरूनी शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और पॉजिटिव आयन का बनना क्या कहलाएगा बेटा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन। अब जो एनर्जी चाहिए होगी उसको किस में ज़ाहिर किया जाता है? किलो जॉल पर मोल में। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जॉल पर मोल। अब मेरे बेटा कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। इसका मतलब तीसरे शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी बेटा? 496। तो आप देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन बन जाएगा। तो सोडियम आयन का बनना क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जॉल। मैग्नीशियम के पहले शेल से बेटा, मैग्नीशियम के तीसरे शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगी? 738। अब मेरे बेटा फिर मैग्नीशियम +1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम +2 बन जाएगा। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज़ 1451। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो मैग्नीशियम +3 है, जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज 7730 किलो जॉल पर मोल्स। अब आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया होगा, सब केसेस, तीनों केसेस में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू मुख्तलिफ है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफरेंट। वाई? मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनते हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ती जाएगी, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। मीन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा। जब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज़्यादा एनर्जी मीन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे कन्फर्म हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मोर एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, जब मैग्नीशियम एटम था तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, यानी 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। मैग्नीशियम +1 में 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम +2 में बेटा 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू 12-11 एज़ कम्पेयर टू 12-12। अगली बात है मेरे बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सब शेल। मैंने यहाँ पे लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to nuclear charge.
आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। क्या मतलब, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू पी, पी एज कम्पेयर टू डी, डी एज कम्पेयर टू एफ। तो इसका मतलब है एस ऑर्बिटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पी, पी ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू डी, डी ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू एफ। अब लास्ट वाली बात रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सबशेल। बेटा वैलेंस सबशेल फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, पार्शली फिल्ड भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? वैलेंस सबशेल मैंने क्या कहा, फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, पार्शली फिल्ड भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है जो फुल्ली फिल्ड होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर हाफ फिल्ड वालों की, फिर फुल्ली। अब इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। बेटा वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप सबको पता होगा पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं। जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप देयर इज सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल। क्या मतलब, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एक एक शेल बढ़ता जाता है, जब एक एक शेल बढ़ता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। अब जो ही बेटा न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई तो फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजी हो जाएगी, जब इजी होगी तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, जब हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं एक एक शेल बढ़ता जाता है, जब शेल बढ़ते जाते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते जाते हैं। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से जो ही शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाएगा। जो ही न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम से इजी हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे मैंने आपकी एग्जांपल दी है, क्या एग्जांपल दिया आपके लिए बेटा, हाइड्रोजन। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को उठा लेते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। जो टॉप टू बॉटम है, देखो हाइड्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 13.31 है, लिथियम की 520 है, सोडियम की 496 है, पोटाशियम की 419 है, रुबिडियम की 403 है, सीजियम की 376 है। तो जितना हम टॉप टू बॉटम आते जा रहे हैं तो देखो बेटा, इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ने से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होती जा रही है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी होता जा रहा है जब हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल कर रहे हैं। ये था मेरे प्यारे बच्चे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। उसके बाद हमारे पास है मेरे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी वेरिएशन इन द पीरियड। पीरियड मीन व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। अब तो जो सुनना मसारित बोल दो, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल, देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, but effective nuclear charge increases।
मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इसको हम, एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन न्यूक्लियस का और बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ता जाएगा। सो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जो ही न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। जो ही एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन्स का निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, more energy is required to remove electrons. So ionization energy increases from left to right in any period. अब मेरे बच्चों एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा। When we travel from left to right in any period, there is no addition of shell. जब शेल का इजाफा नहीं हुआ तो प्यारे बेटा शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट चेंज, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, but number of protons are increasing, mean effective nuclear charge is increasing. Due to increase in effective nuclear charge, hold of nucleus on the valence shell electron increases. When hold of nucleus on the valence shell electron increases, so removal of electron become difficult, more energy is required, so ionization energy increases from left to right. अब देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट की जो मैंने एग्जांपल दी आपके सामने, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, ये हम फर्स्ट ए से जब 8 ए की तरफ जाएंगे तो दिस इज नोन एज लेफ्ट टू राइट। सेकंड पीरियड्स की बात करूँ, सेकंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। अब मेरे बच्चे लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकाले के तो 520 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, बेरिलियम में से 900, बोरान में से 801, कार्बन में से 1086, नाइट्रोजन में से 1403, ऑक्सीजन में से 1314, फ्लोरीन में से 1681, नियॉन 2081। अब यहाँ पे पर गौर करें, हम लोगों ने कहा था व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन थर्ड ए के ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से कम हो गई, 6 की आयोनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ वालों से कम हो गई, नाइट्रोजन से कम हो गई। अब इसकी वजह क्या है मेरे बच्चे, गौर से सुनो। हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन दे रहा हूँ, 1s2 2s2, बोरान की 1s2 2s2 2p1। अब मुझे आप लोग बताओ, बोरान में इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है P में से और बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है S में से। तो अभी अब आपको मैंने हेडिंग दी थी नेचर ऑफ ऑर्बिटल में, क्या कहा था मेरे बेटा, जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है, अगर गौर करो यहाँ पे लिखा था नेचर ऑफ ऑर्बिटल में मैंने कहा था S में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू P, P एज़ कम्पेयर टू D एज़ कम्पेयर टू F। तो इसका मतलब S में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू P। जब S में से मुश्किल है तो मेरे प्यारे बेटा S की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू P। तो देखो S बेरिलियम वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बोरान वाले की कम हुई है क्योंकि उसमें से P। दूसरी बात आपको पता है S ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो इसका मतलब S सब शेल फुली फिल्ड हो गया। P में मैक्सिमम 6 आते हैं, 6 हों तब फुली फिल्ड, 3 हों तब हाफ फिल्ड, ना ये हाफ फिल्ड की कैटेगरी में है ना फुली फिल्ड की। इसका मतलब है ये पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड, ये फुली फिल्ड है और ये पार्शली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड वाले मोर स्टेबल होते हैं और पार्शली फिल्ड वाले लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन देखें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अब बेटा P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने कितने कहा था, 6। अगर 6 की बजाय 3 आ जाए तो हाफ फिल्ड हो जाता है और ये पार्शली फिल्ड है। हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड। तो इसका मतलब है ये वाला नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है और ऑक्सीजन की पार्शली फिल्ड है, P ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। तो अब मुझे बताओ P में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के P में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है। हाफ फिल्ड और मोर स्टेबल, ये अभी अब फैक्टर आपको याद होगा, स्टेबिलिटी में बयान करा था, हाफ फिल्ड और मोर स्टेबल पार्शली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल
पार्शली फिल्ड में से आसान, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फिल्ड इज ग्रेटर देन पार्शली फिल्ड। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चे क्या है, वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम इजीली जज कर सकते हैं। ये था मेरे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड पूरी तफसील, जो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि किन ग्रुप्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और किन की कम है, लेफ्ट टू राइट कैसे वेरिएशन होती है, टॉप टू बॉटम कैसे वेरिएशन होता है। दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्लाह हाफिज़।